ईओयू ने सच तक न्यूज के संचालक यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के घर कुर्की जब्त शुरू की तो मनीष कश्यप ने बेतिया जिले के जगदीशपुर में सरेंडर कर दिया। हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मनीष कश्यप की परेशानी बढ़ गई थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होते देखे गए जिसमें दावा किया गया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई की जा रही है और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। इन वीडियोस के सामने आने के बाद दोनों राज्यों के बीच काफी बवाल हुआ और तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि जब जांच कराई गई तो इन वीडियोस के फेक होने का मामला सामने आया। इन वीडियोस को वायरल करने और इन पर अलग तरह से रिपोर्टिंग करने वाले मनीष कश्यप को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, द सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के नाम से मशहूर इस यूट्यूबर पर न सिर्फ फर्जी वीडियोस फैलाने बल्कि इनसे कमाई करने का भी आरोप है। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर जमकर रिपोर्टिंग करने वाले मनीष कश्यप के अलावा युवराज सिंह, अमन कुमार और रंजन कुमार का नाम भी शामिल है। और वहीं मास्टरमाइंड के रूप में मनीष और अमन कुमार को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के बाद सभी आरोपी छिप गए थे और मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी की झूठी सूचना फैला दी थी। हालांकि पुलिस ने इस बात का खंडन किया और ईओयू ने मनीष कश्यप के खिलाफ कुर्की शुरू कर दी। इसके तहत बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के खाते में रखे पैसे फ्रीज कर दिए। मजबूरन फेक वीडियो फैलाने के इस आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों से फरार चल रहे मनीष कश्यप के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आदेश के बाद पुलिस मनीष कश्यप के घर बिहार के चंपारण पहुंची और गिरफ्तारी की कार्रवाई से बच रहे मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में चुनावी साल में 17 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों और 3 संबंधों की घोषणा कर दी। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों अर्थों में देखा जा रहा है। जयपुर में जहां अब 4 नए जिले होंगे, दूदू, कोटपुतली, जयपुर दक्षिण और जयपुर उत्तर, वहीं अजमेर से काटकर केकड़ी को एक नया जिला बनाया गया है और इसके अलावा अलवर में 2 नए जिले बनाए गए हैं, बहरोड और खैरथल। यानी बड़े जिलों को काटकर ये नए जिले बनाए गए हैं। सीकर के नीमका थाना को भी जिला बनाया गया है। जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से अनूपगढ़। नंबर 2 मदन प्रजापति के वो मुझे मित्र बनवाने हैं। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डी भरतपुर 4, डीजवाड़ा कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम जोधपुर, केकड़ी अजमेर केकड़ी। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नए जिले बनाने से सरकार की नाकामियां नहीं छिपेंगी। सुखराम बिश्नोई को सांचौर, राजेंद्र यादव को कोटपुतली बहरोड, विश्वेंद्र सिंह को डींग मिला, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर संभाग, सलाहकार रामकेश मीणा को गंगापुर शहर जिला और बाबूलाल नगर को डूडू जिला मिला। डिप्टी व्हिप महेंद्र चौधरी को कुचामन डीडवाना को शामिल कर जिला मिला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद की रेस में हैं। कुछ साल पहले उनको कैपिटल हिल हिंसा के चलते सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बैन कर दिया था। ऐसे में अब धीरे धीरे सभी प्लेटफॉर्म्स उन पर लगे बैन को हटा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दिग्गज वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है और उन्होंने 2 साल बाद यूट्यूब पर अपनी वीडियो पोस्ट कर आई एम बैक लिखा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय। चलिए जानते हैं क्यों बैन हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और क्या है कैपिटल हिल हिंसा मामला। दरअसल साल 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई, लेकिन उनके समर्थक चुनाव परिणाम से खुश नहीं थे। उनका आरोप था कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है। इतना ही नहीं, खुद ट्रंप ने भी चुनावों की वैधता पर सवाल खड़े किए।
लिहाजन 6 जनवरी को उनके समर्थक हिंसक हो गए और कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुस गए। उसके बाद पूरी दुनिया ने अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग में हुई हिंसा की तस्वीरें देखी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे कि उन्होंने खुद अपने समर्थकों को हवा दी, जिसके चलते कैपिटल हिल हिंसा को अंजाम दिया गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आने को है और ट्रंप भी इस रेस का हिस्सा माने जा रहे हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनके प्रति अपना रुख नर्म कर लिया है। सबसे पहले इलॉन मस्क के नेतृत्व वाले प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनकी वापसी हुई। उसके बाद मेटा ने भी उनका अकाउंट अपने प्लेटफॉर्म पर रिस्टोर कर दिया और अब यूट्यूब ने भी उनकी वापसी की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया आज वोटरों के पास पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम हो गया है, जिसको देखते हुए ट्रंप भी अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। यूट्यूब पर ट्रंप के 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि फेसबुक पर यह संख्या 34 मिलियन है और इंस्टाग्राम पर 23 मिलियन। सर, सामवेद का हिंदी और उर्दू अनुवाद लोगों पर कितना प्रभाव डालेगा सर? ऐसा है, सामवेद विश्व का वो ग्रंथ है जिससे विश्व की सब सभ्यताएं और संस्कृतियां हजारों हजार वर्ष से प्रभावित चली आ रही हैं, क्योंकि यह कला का सृजन करता है और कला आदमी का प्राण तत्व है, वह उसको जीवंत बनाकर रखती है। इसलिए उस सामवेद का हिंदी उर्दू अनुवाद हुआ है, एक साथ हुआ है। विशेषता पहली ये है। दूसरा करने वाले डॉक्टर इकबाल दुरानी हैं, जो कि मजहब से मुसलमान हैं पर देश से हिंदुस्तानी भारतीय हैं। और तीसरा ये सचित्र है, पिक्टोरियल है, और इसलिए इससे संदेश जाएगा मजहबों में हिंसा और कट्टरता और कन्वर्शन नहीं, बल्कि मजहबों में प्यार हो, भाईचारा हो और सब एक दूसरे के मजहब की इज्जत करें, सम्मान करें। यह शांति के लिए और विकास के लिए आवश्यक था और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उसका लोकार्पण करके एक बड़ी पहल को पुनः आगे बढ़ाया है। और आज भारत के प्रधानमंत्री जो विश्व शांति और एकात्मता के रूप में और प्रवास करते हैं, उनको भी मजबूती मिलेगी और देश को एक नई दिशा, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, दंगा मुक्त और जंग मुक्त भारत और ऐसा विश्व सजाने की एक शानदार पहल आगे बढ़ेगी। सर, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदी और उर्दू के अनुवाद के बाद जन जन तक कैसे पहुंचेगी ये? ऐसा है, मीडिया इसमें एक रोल प्ले करेगा, उसने रोल प्ले करना चाहिए। ग्रंथ जाएगा, इसमें होगा, इस पर छोटे बड़े एपिसोड भी बनेंगे, उनके द्वारा ये जन जन तक जाएगा और कोई दुनिया की ताकत जन जन तक इसको जाने के लिए रोक नहीं सकती। कुछ जीव जंतु अपने कुछ अंगों के नष्ट होने के बाद दोबारा फिर से उन्हें हासिल कर लेते हैं, या फिर उनमें वो नष्ट हुए अंग प्राकृतिक तौर पर फिर से सजीव हो जाते हैं। जैसे हिरण अपने टूटे सींग फिर से उगा लेता है, छिपकली अपनी पूंछ, तो ऐसे में क्या इंसान अपने कटे हाथ पैरों को फिर से उगा सकता है? फिलहाल नहीं, लेकिन इस काम में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। इंसान ये काबिलियत हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। मैं आपको आज एक ऐसी ही स्टडी के बारे में बताने जा रही हूं जो इंसान जीवन की दुनिया में आने वाले एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। दरअसल हाथ पैर उगाने वाली कोशिका को इंसानों के शरीर में डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस कोशिका का नाम है ब्लास्टेमा सेल्स। हिरण के शरीर में ये पाया जाता है। हिरण के सींग टूटते हैं तो वो फिर से उगने लगते हैं, हर एक इंच की दर से। अब साइंटिस्ट उसी ब्लास्टेमा सेल्स को इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन के जियान में स्थित नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया है। ये स्टडी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि हिरण के शरीर में मिलने वाली ब्लास्टेमा प्रोजेनिटर सेल्स को वैज्ञानिकों ने चूहे के सिर में डाला। उसके 45 दिन बाद चूहे के सिर पर सींग जैसी आकृति निकल आई।
स्टडी में कहा गया है कि हिरण की सींगों का अगर आप साल भर स्टडी करें तो पता चलता है कि कैसे वो टूटते हैं और फिर से उगते हैं। ये एक शानदार मॉडल है जिससे हम इंसानों के बॉडी पार्ट्स को फिर से विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। एक चीज की संभावना है कि इंसानों के शरीर में ब्लास्टेमा सेल्स हड्डियों और कार्टिलेज को दोबारा विकसित कर सकती है। स्टडी में पता चला कि हिरणों के शरीर में स्टेम सेल्स के अंदर ब्लास्टेमा सेल्स पाई जाती हैं। ये कभी हिरणों के शरीर का साथ नहीं छोड़ती। जैसे ही उसके सींग गिरना शुरू होते हैं, ब्लास्टेमा सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। पूरी तरह से सींग के गिरते ही नई सींग को पैदा करने का काम शुरू हो जाता है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली एनर्जी पाइपलाइन के आगाज से दोनों देशों के रिश्ते नए आयाम पर पहुंच गए। ऐसे में मैं सलोनी सरीन आज आपको बताने जा रही हूं कि आखिर दोनों देशों के बीच एनर्जी पाइपलाइन के मायने क्या हैं, इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में अब क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन पर कितना खर्चा आया है। दरअसल वैसे तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश भारतीय एक्सपोर्ट के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। भारत से वहां सालाना 16 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन अहम हो जाती है, क्योंकि इसे 377 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें से 285 करोड़ रुपए की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश वाला हिस्सा भारत सरकार के अनुदान से बनाया गया है। पाइपलाइन में हाई स्पीड डीजल के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष के परिवहन की क्षमता है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि कंपनी शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। पाइपलाइन का करीब 185 किलोमीटर यानी अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश में है, महज 5 किलोमीटर हिस्सा ही भारत में पड़ता है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत से बांग्लादेश तक हाई स्पीड डीजल के परिवहन के लिए एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन स्थापित होगा। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेड रिलेशंस के नजरिए से अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं। बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच करीब 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। ये आंकड़ा 2021-22 में बढ़कर 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। दोनों देशों के बीच अगरतला अरोखा रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल मार्ग है। दोनों देशों के बीच मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत पहले से ही हो चुकी है। बिहार में बीजेपी नेता निखिल आनंद ने बिहार के पूर्व सीएम श्रीराम जीतनराम मांझी के सहारे महागठबंधन के नेताओं की सोच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बेहतर होगा कि वे अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। अगर ये लोग इस्लाम या किसी अन्य धर्म के खिलाफ बयान देते हैं तो उन्हें फतवे से सम्मानित किया जाएगा। दुर्भाग्य से हकीकत है कि ये लोग इसे उदारवाद, प्रगतिवाद और मुसलमानों और उनके वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा करना एक घटिया हरकत है। मांझी जी का ये बयान निंदनीय है। दरअसल देश में जहां एक तरफ रामचरितमानस विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने एक नए विवाद को जन्म दिया है और हिंदू आराध्य भगवान श्री राम पर विवादित टिप्पणी की है। पटना में जीतनराम मांझी ने कहा कि रावण का चरित्र श्री राम से बड़ा है और रावण राम से अधिक महान था। अफवाह में नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा कोई पढ़े, कोई और कुछ पढ़े, ये उचित बात नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट्री डिकोरम के अनुसार जो है नियम परिनियम, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और नारा भी विभिन्न प्रकार के लोग लगाते हैं, जय भारत की नारा हो या देश किसी वॉरियर जो हमारे हैं शहीद हुए हैं उनका नारा अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक के आधार पर कुछ नारा लगता है वो सब ठीक नहीं है। और ये परंपरा आगे अगर बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं। जैसे इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है और अन्याय करने के बाद
आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात करते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं, तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो वो तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं लेकिन रावण को सही मानते हैं आप? नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने कई बार हिंदू धर्म और श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया। पहले भी मांझी रामायण और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सत्यनारायण पूजा को लेकर भी विवादित बयान दिया था और कहा था कि दलित सत्यनारायण पूजा नहीं कराएं। ये बयान देकर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। वैसे तो उनके नाम में राम विद्यमान है, लेकिन उनकी जुबान पर रावण हावी है।